आपका स्वागत है। मैं अन्नपूर्णा सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। भोपाल एनकाउंटर पर पूरे देश में सवाल उठने लगे हैं। वहीं देश की कई राजनीतिक पार्टियां इस कर्ण मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और बिहार के मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने भी भोपाल एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करानी चाहिए। इस मामले को सांसद पप्पू यादव ने मई सत्र में संसद में भी सवाल उठाने की बात कही है। पप्पू यादव ने तल्ख अंदाज में कहा कि जेल में आतंकवादी भागे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर इनकाउंटर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका भी मानना है कि आतंकवादियों और अपराधियों को मारना चाहिए, लेकिन जाति और धर्म से चिन्हित कर राजनीतिक लाभ के लिए किसी को मरवाना गलत है। उन्होंने कहा है कि कैसे 8 आतंकवादी एक साथ भागते और एक साथ उनका इनकाउंटर हो जाता है और उस पर राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि उन आतंकवादियों के पास कोई हथियार नहीं थे, फिर भी ये इनकाउंटर कैसे हुआ। आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव वैशाली के शहीद राजीव यादव राय के परिजनों से मिलने के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों से मिलने का समय नहीं है दोनों के पास, लेकिन माफियाओं के नॉमिनेशन में जाने और धोनी को बुलाने का भरपूर समय है इन दोनों के पास। भोपाल की घटना पर मैं जानना चाहता हूं कि यह घटना करवाया गया कि हुआ। मेरा प्रश्न सीधा है कि यह घटना जो मैं समझता हूं, जो दिखता है, इससे सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भोपाल की घटना, यह घटना एक जगह कैसे मर गए 8 आतंकवादी मिल गए। जब आतंकवादी निकले जेल से तो वो अलग अलग भागते हैं, अलग अलग जाएंगे, शहर में कहीं जाएगा जहां पर लोगों को पता नहीं चलेगा कौन आतंकवादी जंगल की ओर कैसे चला गया। दूसरी चीज, उनको घड़ी, पैंट, शर्ट और जींस किसने दी। तीसरी चीज, एक ही सिपाही कैसे था जब सबसे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जेलों में इन खूंखार आतंकवादी को रखा गया था, इतनी पढ़ाया था, फिर कैसे चला गया। और आतंकवादी, मैं कह रहा हूं कि अपराधियों को मरना चाहिए। अब अपराधियों का जगह, आतंकवादियों का जगह जेल नहीं है, लेकिन कास्ट, क्रीड, कौम और धर्म के आधार पर चिन्हित करके मारा जाए सिर्फ वोट और सत्ता के लिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और मारा तब जाए जब उनका होम मिनिस्टर कहता है कि एक भी हथियार नहीं था, तब इनकाउंटर कैसे हो गया। इन अपराधियों को जो आप महामंडित करते हैं जात के आधार पर, आका मान लिया है ये जात लोग, हर अपराधी जात का आका हो गया है। और उसको पॉलिटिशियन, मुझे लगता है कि बिहार और यूपी इस जात के आका से बाहर, अपराधियों के से बाहर जा ही नहीं सकता। अपराधी, दलाल और माफिया किस्मत लिखता है पॉलिटिशियन का और ये जात का। इन अपराधियों को, दलालों को, गांजा माफिया, शराब माफिया को मरना चाहिए, जो हजारों लोगों की मौत लेता है। और ये पॉलिटिशियन लोग हमेशा हर चीजों को पावर, ग्लैमर और पैसे से क्यों आंकते हैं। जिस मौत में, जिस घटना में वोट का रिश्ता नहीं हो, पावर का रिश्ता नहीं हो, ग्लैमर का रिश्ता नहीं हो, वहां पॉलिटिशियन नहीं जाता है। जहां ग्लैमर और पावर और मनी का रिश्ता हो, सिर्फ पॉलिटिशियन वहीं जाता है। तो जहां ग्लैमर नहीं होगा, जहां कॉमन लोग मरेंगे, जहां एक्सीडेंट में मरेंगे, जहां कोई मार देगा, जहां कोई गरीब आदमी की बच्ची का बलात्कार करेगा, वहां कोई लोग नहीं जाते। ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि यह सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है। जितने सैनिक या जितनी बड़ी घटना घटी, कहीं नीतीश कुमार और उसका बड़ा भाई लालू यादव नहीं जाता, कहीं मदद नहीं होती। क्या कारण है? क्या कारण है कि आज तक किसी सैनिक पर नहीं जाते। क्रिकेटरों को बुलाने के लिए नीतीश कुमार के पास वक्त है, सस्ती लोकप्रियता के लिए। धोनी और क्या कर लेंगे। जिस बिहार में गेम ही नहीं है, जिस बिहार में गेम का कोई वैल्यू नहीं है, ना कि स्कूल में है, ना फील्ड है, ना फुटबॉल का जो पारंपरिक गेम खत्म हो गया। नीतीश कुमार कभी गेम को पता भी है?
बिहार के गांव में गेम के बारे में इतनी प्रतिभा है। नीतीश कुमार, पता है कि आप एक दिन सस्ती लोकप्रियता के लिए धोनी और रैना को बुला करके आप सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। ये ऊपर से नीचे सस्ती लोकप्रियता के लिए जब आपको गेम के लिए नींद टूट जाता है, माफियाओं के नॉमिनेशन में जाने के लिए आपको नींद टूट जाता है, तो सैनिक के आम आदमी के मरने पर आपकी नींद क्यों नहीं टूटती? ये मेरा तीसरा प्रश्न। छठ पूजा को लेकर सीतामढ़ी डीएम राजीव रोशन और एसपी हरिप्रसाद एस ने शहर स्थित लक्ष्मणा नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसडीओ संजय कृष्ण, डीडीसी ए रहमान, एएसपी सदर डीएसपी राजीव रंजन, नगर सभापति सुवंश राय, कार्यपालक पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद थे। डीएम ने डीडीसी को बांध पर नदी की ओर से रेलिंग बनाने की जिम्मेदारी दी। डीएम ने बताया कि लोगों की मांग पर लक्ष्मण झूला पुल बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। डीएम ने बिजली विभाग के प्रतिनिधि को रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। डीएम ने नव कार्यपालक पदाधिकारी को घाटों की अच्छी सफाई के साथ साथ अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीएम राजीव रोशन ने बताया कि छठ पूजा के मद्देनजर श्रद्धालुओं की हर सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर जरूरी कार्य किया जा रहा है। घाटों की सफाई के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आगामी छठ पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी के साथ हम लोग घाटों का मुआयना कर रहे हैं और जहां कहीं भी कुछ कमी पा रही है या सुधार की गुंजाइश है उसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। विशेष करके हम लोग सुरक्षा के साथ धार्मिक आस्था का ये पर्व मनाएं। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, जो भी श्रद्धालु हैं उनके सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए, इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। आते इस साल भी शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मणा नदी, जो प्राचीन काल से नदी है, आज हमारे जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक महोदय, डीडी साहब, डीडीओ साहब, मैंने जिले के जितने पदाधिकारी हैं सबों ने आज घाट का निरीक्षण किए और नगर परिषद की ओर से हर साल की तरह इस साल भी विशेष सफाई किया जा रहा है और घाटों पे आने वाले तमाम व्रतधारियों से निवेदन है कि आप लोग शहर के प्रसिद्ध नदी लक्ष्मणा नदी पे ही आकर छठ मनाएं और नगर परिषद की ओर से हर साल की तरह इस साल भी बिजली, सफाई, बहुत से अन्य व्यवस्था की जा रही है ताकि व्रतधारियों की कोई परेशानी न हो। इसलिए शहर के तमाम व्रतधारियों का निवेदन है कि आप लोग लक्ष्मणा नदी के पास आए और छठ पर्व, हिंदुओं का महान पर्व छठ को हम लोग शांतिपूर्वक मनाएं। हम नगर परिषद परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन। सीतामढ़ी मोतिहारी और सीतामढ़ी निर्मली रेलखंड मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शत्रुघ्न साहू ने सीतामढ़ी के आवासीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने मिथिला और चंपारण वासियों के साथ धोखा देने का काम किया है। सीतामढ़ी, शिवहर और चंपारण के इलाके को रेल का हब बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने काफी संघर्ष किया, लेकिन भाजपा शासित केंद्र की सरकार ने मिथिला और चंपारण में रेलखंड के विकास में लापरवाही दिखा यहाँ के लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूरा उत्तर बिहार, एक तरह से मिथिला और चंपारण के हिस्से को हम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके यातायात के लिए रेलवे के हब बनाने का संकल्प लिया और सरकार से उसको स्वीकृति मिली। सीतामढ़ी मोतिहारी वाया शिवहर 2007 से रेलखंड पास है। सीतामढ़ी निर्मली वाया सुरसंड 2008 से पास है
और इसका काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। सीतामढ़ी मोतिहारी में 16-17 के बजट सत्र में 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रेल बजट में आवंटित किया। ये ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है। सीतामढ़ी होने का मतलब है कि ये पैसा एलोकेट हो चुका है, उसके बावजूद रेल प्रशासन और केंद्र सरकार काम नहीं करा पा रही है। इन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को काफी सांसद लोकसभा में मिले थे, सब उन्हीं का 100% थे और इसी की घोर उपेक्षा हो रही है। केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि उत्तर बिहार के लोगों को हमको उपेक्षा करना है। इसका हम प्रमाण बताते कि 131 करोड़ होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो पा रहा, इधर फंड एलोकेट नहीं कर रहे हैं। जब ये अमान परिवर्तन का काम चल रहा था, छोटी लाइन से बड़ी लाइन, मीटर गेज से ब्रॉड गेज में, तो ये लोग बोलते थे कि जो हमारी 7 जोड़ी गाड़ियां हैं ये गाड़ियां चलेगी। इतना दिन काम पूरा हो गया, गाड़ियां नहीं चल पा रही है। ये लोग लोकसभा के चुनाव में घूम घूम कर बोलते थे कि यदि मैं चुनाव जीता तो सभी महानगरों में, तीर्थ स्थलों में हम यहाँ से रेलगाड़ी सुपरफास्ट चलाएंगे। आज तक एक मयसर नहीं हुआ। एक सिंगल गाड़ी भी चल जाती तो हम लोग समझते कि गाड़ियां चल रही है, सरकार कुछ कमिटमेंट है। सरकार गंभीर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के रेल मंत्री को, दोनों को खत लिखेंगे। जल्दी ही 2 दिन 3 दिन के अंदर उनको पत्र लिखेंगे और नवंबर महीने तक इस दिशा में इन्होंने कोई ठोस पहल नहीं किया। ठोस पहल से मेरा आशय नहीं है कि काम शुरू होना, कोई इस दिशा में उन्होंने कार्रवाई नहीं शुरू की। गाड़ियां चलनी चाहिए उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की, फंड एलोकेशन के दिशा में नहीं बढ़े। 131 करोड़ होने के बावजूद इसमें काम नहीं बढ़ा, तो नवंबर के बाद हम लोग व्यापक जन आंदोलन और जन संघर्ष करने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसका शंखनाद करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार की इस नकारात्मक रवैये के कारण, केंद्र सरकार के नाकामियों के कारण, रेल प्रशासन के नाकामियों के कारण 272 करोड़ रुपए का जो ये प्राकलित विस्तृत बजट था सीतामढ़ी मोतिहारी का, आज वो 926 करोड़ रुपए हो गए हैं और जो 876 करोड़ का था वो 2392 करोड़ हो गए हैं निर्मली तक का। ये कब तक चलेगा? जनता के गाढ़े कमाई को ये लोग कब तक लुटाते रहेंगे? और ये कोई प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान है चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु प्रांत जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं। जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचता है तो उनके कर्मों को एक एक कर सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार क्रूर, नर्क या स्वर्ग में भेज दिया जाता है। ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए और यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त के बारे में विस्तार से बताते हैं। परम पिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। उनके कर्म फल के अनुसार न्याय देने के लिए धर्मराज को नियुक्त किया। धर्मराज को सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए और उनके कर्मों के अनुसार न्याय एवं दंड सुनिश्चित करने को कहा। धर्मराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि सृष्टि का भार अकेले उठाना संभव नहीं। इतना सुनकर ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। 11,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी के शरीर से एक आभा मंडल उत्पन्न हुआ, जिसमें एक दिव्य पुरुष कलम, दवात, पुस्तक और कमर में तलवार धारण किए हुए प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुरुष, आप कौन हैं? प्रकट हुए पुरुष ने कहा, मैं आपके चित्त में ही निवास कर रहा था, अतः आप मेरा नामकरण करें और जो भी दायित्व सौंपेंगे मैं उसका पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम मेरे चित्त अर्थात शरीर में गुप्त रूप से विलीन थे, इसलिए तुम्हें चित्रगुप्त के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारा कार्य होगा प्रत्येक प्राणी के सत्कर्म और अपकर्म का लेखा जोखा रखना, तदनुसार उसे सही न्याय कर उपहार और दंड की व्यवस्था करना होगा। चूंकि तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी संतान को कायस्थ भी कहा जाएगा। चित्रगुप्त हमारे आदि देव हैं, इनके मंदिर पूरे विश्व में मौजूद हैं। कायस्थ इन्हीं के वंशज हैं और उनकी जातियों का विभाजन उनके 12 पुत्रों के नाम पर है। इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है, यथोचित न्याय मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। चित्रगुप्त भगवान का बृहस्पतिवार को पूजन करने से विशेष शुभ फल प्राप्ति होती है। भाई दूज भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है, जिसे यमदूतिया या भैया दूज भी कहते हैं। यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना मृत्यु देव यमराज से करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि भाई बहन के इस अटूट प्रेम के पौराणिक कहानी और महत्ता को। देखिए भैया दूज पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भाई दूज के पर्व की शुरुआत यमुना और यमराज के कारण मानी जाती है। यमुना और यमराज, जो कि सूर्य देव के पुत्र और पुत्री हैं, भाई बहन हैं। ऐसा कहा जाता है कि यमुना नदी अपने भाई यमराज को अक्सर अपने घर बुलाया करती थी, पर यमराज व्यस्तता के कारण नहीं जा पाते थे। एक बार जब यमराज यमुना के घर गए, तब यमुना ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया, जिससे यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। इस पर यमुना नदी ने कहा कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को खाना खिलाएगी और प्यार से उसका आदर सत्कार करेगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और बहन और भाई का प्रेम सदा बना रहेगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें, उन दोनों के ऊपर हमेशा ही भगवान की कृपा रहेगी और भाई और बहन दोनों के घर सुख समृद्धि से भरे रहेंगे। यमराज ने कहा कि इस दिन जो भाई बहन भाई दूज का पर्व प्रेम के साथ मनाएंगे, उनके भाई को या बहन को अमृत्यु या अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इस तरह से यमराज ने यमुना को वरदान दिया। तब से भाई दूज की परंपरा चली आ रही है।